ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, लेकिन जो मीडिया क्रांतिकारी जो उसको आप मान रहे हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया? ठीक है, कोई पत्रकार खबर करता है, बड़ी बड़ी ब्रांड कवर करती है और दूसरा पत्रकार जा करके उसी खबर का खंडन कर देता है। 11 बजे रात मेरे पास ठोकिया का फोन आया। 11 बजे रात में फ़ोन आता है, उधर से फ़ोन करने वाले ने बताया कि डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो ठोकिया का उपनाम डॉक्टर था। क्योंकि जो यूथ अब पत्रकारिता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? पत्रकारों को मेरी सलाह यही है कि तथ्यों पर ही ध्यान देते हुए पत्रकारिता करें। चित्रकूट की समेत आपने तो मंडल से बाहर जाकर भी तमाम पत्रकारों के लिए काला फीता बांध करके आंदोलन किया। पत्रकार बीमार हुए, कोई पूछने वाला हाल नहीं, लेकिन गाली देने के लिए लोग की मीडिया बिकाऊ है। किसी वरिष्ठ पत्रकार ने एक लाइन कही थी कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो साहस की बुनियाद पे अपना करियर बनाता है। जिनके पास बुनियाद है वो अपना वजूद खोते जा रहे हैं। वजह है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया ने दौर बदल दिया, पत्रकारिता का वजूद बदल दिया, पत्रकारिता में काम करने का तरीका बदल दिया। इन सब को बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं चित्रकूट प्रेस क्लब के अध्यक्ष और चुनाव आयोग से चयनित हुए पेड न्यूज़ इंक्वायरी कमेटी के सदस्य श्री सत्यप्रकाश द्विवेदी जी। हम सत्यप्रकाश जी से जानेंगे कि जो आज चित्रकूट की या पूरे देश प्रदेश में जो पत्रकारिता की अहमियत है वो कितनी गिरी, कितना उसका वजूद कम हुआ और पत्रकारिता का क्या स्तर हो गया। क्या लगता है आज के दौर में पत्रकारिता का कितना स्टैंडर्ड लो हुआ, कितना हाई हुआ, क्या लेवल है, इन सब के लिए हम बातचीत करेंगे। तो पहले सत्यप्रकाश जी, आपका हमारे एनएनसी पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस बदलती दौर की पत्रकारिता के बारे में? धन्यवाद जियाउल भाई स्टूडियो में बुलाने के लिए, और एनएनसी के दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, एनएनसी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। एनएनसी चूँकि 20 साल से इस ज़िले का जाना पहचाना नाम है और विश्वसनीय ब्रांड है। आज से 20 साल पहले जब प्रिंट मीडिया का केवल दौर था, डिजिटल मीडिया नहीं था, ना ये मोबाइल चलन में आए थे, तो एसएमएस सर्विस के ज़रिए त्वरित समाचार आदान प्रदान का एक क्रेज़ था। एक ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि भौकाल था कि तुरंत कोई खबर आती थी तो लोगों में एसएमएस पहुंच जाते थे। और मुझे लगता है कि एनएनसी के जो संचालक हैं सजल अग्रवाल जी, इनके पास लोगों के फ़ोन आते रहे होंगे कि हमारे एसएमएस सर्विस में हमारा नंबर भी ऐड कर दीजिए। तो एक विश्वसनीय प्लेटफार्म रहा शुरू से, उसके बाद साप्ताहिक अखबार भी चला है। तो उम्मीद करता हूं कि विश्वसनीयता बरकरार रहेगी और पॉडकास्ट के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे जिनका सीधा लाभ चित्रकूट की जनता को मिलेगा। अब जियाउल भाई, जो आपने वर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौतियों की बात की है, तो देखिए चुनौतियां तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया का दायरा बढ़ा है। सोशल मीडिया में लोग फेसबुक पेज बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, एक्स पर अकाउंट बना करके खबरें शेयर की जा रही हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों को लगता है जब तक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में कोई समाचार न चल जाए या अखबार में ना कोई आ जाए खबर, तो विश्वसनीयता कम है। उसका कारण ये है कि कोई मानक नहीं रह गया। एक्स अकाउंट बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी व्यक्ति बना सकता है। फेसबुक पेज बनाने में कोई प्रतिबंध नहीं। तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है उन लोगों की जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करके केवल खबरें शेयर ना करें। अगर ख़ास तौर से क्राइम की खबर है तो क्षेत्र में किसी व्यक्ति से पुष्ट कर लें, संबंधित थाना प्रभारी से या किसी भी पुलिस अधिकारी से वर्जन लेकर के खबर की पुष्टि कर लें। उसके बाद संपूर्ण खबर, आधी अधूरी नहीं, विश्वसनीयतापूर्ण खबर अगर आप जिस भी प्लेटफार्म पर डालेंगे, फेसबुक पेज पर, एक्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। और अब सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता बनाए रखने की ही है।
तो युवा साथियों को इस बात पर ध्यान देना होगा जियाउल भाई कि एक SMS आपकी विश्वसनीयता चौपट कर सकता है, इसलिए कोई भी SMS कॉपी पेस्ट करने के पहले एक बार ज़रूर उसकी पुष्टि कर लें। अच्छा जी, आपका 20 साल का अनुभव है, प्रिंट की दुनिया से आप रहे, संभवतः जिस ब्रांड पे आप आज हैं उसी ब्रांड पे लगातार रहे, संस्करण बदले जी। उस दौर की पत्रकारिता में कितना आसानी थी। आज जब डिजिटल दुनिया हो गई, चीज़ें चल के आपके पास आ रही हैं, पहले सुबह से दौड़ना पड़ता था फील्ड में, अब आप ऑफिस में बैठ करके भी 2 घंटा फील्ड में दौड़ने के बाद बैठ के भी खबरों का कलेक्शन कर लेते हैं, सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, सोशल मीडिया में वायरल होकर के आ जाती हैं। तो कितना आराम हुआ और कितना मुश्किल भी है चीज़ों को जस्टिफाई कर पाना कि जो चीज़ें आई हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले देखिए प्रिंट मीडिया में चूँकि चित्रकूट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिहाज से जो पर्यटन क्षेत्र की खबरें चल जाती थी वो तो ठीक है, या कोई बड़ा नेता आता था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवरेज करने का अवसर मिलता था। लेकिन चूँकि प्रिंट मीडिया में प्रतिदिन एक पेज समाचार शुरू से जाते रहे, अभी भी जाते हैं, तो प्रिंट मीडिया में अवसर ज़्यादा थे। लेकिन यदि कोई मुहिम कोई अखबार किसी के लिए चलाता था तो उसमें केवल एक उसकी बाध्यता थी कि संबंधित विभाग का या विभागीय अधिकारी का वर्जन ज़रूर होना चाहिए। अब जो वर्तमान दौर आ गया है तो चाहे अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे खबरों को उठा करके लोग सोशल मीडिया में डालते हैं और ट्रोल करते हैं, लिखते हैं बिकाऊ मीडिया, या किसी पक्ष जो पक्ष संतुष्ट नहीं है वो कहता है ये द्वेष भावना से खबर चलाई जा रही। तो हर क्षण हर खबर में आपकी समीक्षा हो रही है और समीक्षा सोशल मीडिया कर रहा है। अच्छा, आप का 20 साल का अनुभव, आपकी इस पत्रकारिता के दौर में, चूँकि देखिए द्वेष भाव और कटुता हमेशा से रही है, हर फील्ड में है, हर फील्ड में अपवाद हैं, हर कोई एक दूसरे के प्रति जो है दुश्मनी मानता है। और देखा जाए तो पहले का दौर था हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था, आज का दौर है कि वो मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, लोग एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। आपके समय पर भी कोई आपके करियर में कोई ऐसी घटना जिससे आपका पत्रकारिता से मोह भंग हुआ हो? देखिए प्रतिस्पर्धा तो पहले भी थी और अभी भी है, और समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ केवल अच्छे लोग हों। हर तरह के लोग समाज के हर वर्ग में होते, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है कि जहाँ पर दोनों तरह के लोग ना हों। अच्छे लोग भी हर जगह मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जगह जगह पर अच्छी सलाह देंगे, जहाँ आप गलत काम करने जाएंगे वहाँ रोकेंगे, और इस टाइप के लोग भी आपको मिल जाएंगे कि जो आपको उलझा देंगे। तो क्या ऐसी खबर बता देंगे कि जहाँ पर के उलझ जाओ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई उस समय, चूँकि जब हम पत्रकारिता करते थे तो डकैत भी जिंदा थे। देखिए मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं उस समय जब काम करता था, सेकंड लाइन में था, तो मेरे पास रात में 11 बजे मोबाइल आ चुके थे, तो मोबाइल चार्ज में लगा करके सो गया था। 11 बजे रात में मेरे पास ठोकिया का फ़ोन आया। फ़ोन डकैत ठोकिया जो मारा जा चुका है 2007-8 में, हाँ 8 में, 2007 में ददुआ का इनकाउंटर हुआ था, 2008 में ठोकिया का। तो मेरे पास फ़ोन आया 11 बजे रात में फ़ोन आता है। उधर से फ़ोन करने वाले ने बताया कि, फ़ोन करने वाले ने मुझसे पूछा कि महाराज डॉक्टर बोल रहा हूँ। तो ठोकिया का उपनाम डॉक्टर था। मैंने कहा कि कौन डॉक्टर? तो उधर से हंसने की आवाज़ आई, कहा नहीं पहचाने? मैंने कहा नहीं। कहा डॉक्टर ठोकिया। तो चूँकि 11 बजे रात में एक 5 लाख की इनामी डकैत का आपके पास फ़ोन आता है, आप नींद में हो, तो आप स्थिति समझ सकते हो क्या। मतलब कुछ समय तक तो मैंने सोचा क्या इससे कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन काटा नहीं। मैंने कहा हाँ बताइए। तो कहा वो एक फतेहगंज में घटना हुई है, उसमें अखबार में आपने छापा है कि ठोकिया ने मारा, किसानों को फसल का पैसा बेच करके लौट रहे थे। तो मैंने बताया, मुझे चूँकि उससे बात नहीं करनी थी, मैंने कहा कि भाई आप कोई भी हो, लेकिन जो है ये घटना बांदा ज़िले की है और मैं चित्रकूट का ब्यूरो इंचार्ज हूँ, इसलिए मेरा इस घटना से, इस खबर से कोई लेना देना नहीं। आप बांदा वाले पत्रकारों से बात कर लीजिए, फतेहगंज चूँकि बांदा जनपद में आता है।
तो ठोकिया ने कहा कि मुझे आप बांदा वाले पत्रकार का नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा कि जिससे आपने मेरा नंबर लिया हो उससे उनका भी ले लीजिए, मेरे पास नंबर नहीं। ये कह करके मैंने फ़ोन काट दिया। उस समय जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे, मैंने तत्काल उनको फ़ोन लगाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने नंबर ट्रेस कराया, कहा हाँ ये ठोकिया का ही नंबर है और आपको कोई धमकी दी? मैंने कहा धमकी नहीं दी, मुझसे जो बात हुई मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने कहा आप अपने नंबर से SMS कर दीजिए हमको कि इस तरह इस नंबर से मेरे पास आया है, CUG नंबर पर कर दीजिए तो हमेशा के लिए आपके पास प्रमाण हो गया। इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हुई। 10 लवलेस कॉल का भी एक बार मेरे पास फ़ोन आया। तो अब उसमें कुछ लोग उलझाने वाले रहते हैं कि आप मत बताओ, नहीं डकैतों से आपकी दुश्मनी हो जाएगी। भाई जो हमारी कभी बात नहीं हुई डकैतों से, लेकिन इधर से किसी का फ़ोन आ गया, हमने उठा लिया, तो उसका सही तरीका ये है कि आज के भी दौर में यदि कोई अपराधी आपको फ़ोन करता है, आपको धमकी देता है, कुछ करता है, तो आपका सीधा तरीका ये है कि संबंधित थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक को अवगत उस दौर की पत्रकारिता में कितनी कठिनाई थी और आज के दौर में पत्रकारिता में कुछ भी नहीं देखने को मिलती मुश्किलें। शुरुआती दौर में था वो पत्रकारिता का, तो एक गोदाम प्रभारी के खिलाफ जो है समाचार प्रकाशित हुआ था, उसमें बाद में उसने सुसाइड कर लिया। तो वो सुसाइड नोट जो था उसमें उसने तत्कालीन जिला खाद्य विपणन अधिकारी शोभाराम जी थे, उनके खिलाफ उसने एक सुसाइड नोट दिया था। तो तत्काल उनको गिरफ्तार करके शोभाराम जी को जो है जेल भेज दिया गया था। तो वो शुरुआती दौर की एक चुनौतीपूर्ण बात थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई और उसमें एक PCS अधिकारी को जेल जाना पड़ा। और उसमें हमने खबरें छापी थी, तो वो बड़ा चूँकि जब कोई अधिकारी फंसने लगता है किसी उसमें, तो फिर उस समय पत्रकार को भी निशाने पर लेने का प्रयास किया जाता है। तो लेकिन चूँकि हमने जो भी खबरें छापी थी तथ्यात्मक थी, तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई और वो जेल गए। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि अगर खबर तथ्यों पर है तो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। देखिए अध्यक्ष जी, देखा जाता है कि पत्रकार पे मुकदमा लिखना पुलिस का बड़ा आसान होता है। कोई डकैत, बदमाश, चोर को पुलिस देर में पकड़ती है, लेकिन कोई पत्रकार के खिलाफ कोई बात होती है तो पुलिस बड़ी स्पीड में काम करती है। ऐसा क्यों? मतलब पुलिस और पत्रकार का जो कहा जाता है कि चोरी दामन का साथ होता है, बावजूद इसके पत्रकार को इतनी ज़्यादा हेय दृष्टि से अधिकारी देखते हैं कि तुरंत मुकदमा लिखवा देते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पत्रकारिता का क्षेत्र लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। चाहे यूपी देख लें, MP देख लें, बिहार देख लें, कहीं देख लें, हर जगह पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पत्रकार कोई खबर कहीं भ्रष्टाचार उजागर करता है, किसी माफिया के खिलाफ खबर चलाता है, तो तत्काल उसके खिलाफ तहरीर दे करके मुकदमा दर्ज करा लिया जाता है। हमारे ज़िले में भी हुए हैं, पड़ोस के बांदा ज़िले में भी हुए हैं, सीमावर्ती प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ भी हुए हैं। और अपने ज़िले में तो हमने तमाम इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया, पत्रकार साथियों की लड़ाई लड़ी। कुछ में तो मुकदमे समाप्त हुए, फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, कुछ में चार्जशीट लगाई गई, तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली हम लोगों ने, पत्रकार साथियों ने, वहाँ से डायरेक्शन लाए। तो कुछ में गिरफ्तारियाँ भी हुई, कुछ पत्रकारों के साथ अभी भी मामले ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, थोड़ा सा पत्रकारों के प्रति सहानुभूति पूर्ण बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि पत्रकार के खिलाफ जब मुकदमा होता है या झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तो आप ये मान के चलिए जियाउल भाई, ये गौ हत्या के बराबर पाप है कि एक व्यक्ति जो जनहित को लेकर के बात उठा रहा है और आपने केवल आप की रेपुटेशन ख़राब हो रही समाज में, इस वजह से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पत्रकार समाज का आईना होता है। जब आपका चेहरा अच्छा नहीं तो आईना क्या करेगा भाई? आईना थोड़ी नहीं आपको खूबसूरत बना देगा। सही बात है। अब उस आईने को देखने के बाद आप आईना तोड़ दो, तो अगर आप जो ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, समस्याएं उठाते हैं पत्रकार, उनको संज्ञान में लेकर के उनका निराकरण कराइए। तरीका यही है ना उसका। अब अगर आप उनको
आपने जेल भेज दिया तो दूसरे पत्रकारों का मनोबल डाउन होगा, कोई जनहित की बातें नहीं करेगा तो लोग उसको डराएंगे कि फला पत्रकार ने एक बार ऐसा किया था, उसके खिलाफ देखिए FIR हो गई। अच्छा, देखा जाता है कि पत्रकार जब फंसता है किसी मामले पे तो पत्रकार ही अपने पत्रकार साथी की खबर बना देता है, उसको अखबारों में छाप देता है, उसको सोशल मीडिया में डिफेम करता है। हाल ही में देखा गया एक यूट्यूबर है, उनके साथ घटना हुई, उनको भी लिखा गया, मुकदमा एक पत्रकार पे लिखा गया हाल ही में, उसको भी लोगों ने सोशल मीडिया में ट्रोल करना चाहा, बहुत प्रयास किया कि उसको उसके संस्थान से बाहर निकलवाने के लिए। कहाँ तक ठीक है ये चीज़ें कि जो कि हम अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं, पत्रकार खुद खबर बना रहा है अपने पत्रकार साथी की, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, मेरी नज़र में तो पत्रकार है ही नहीं जो अपने एक पत्रकार साथी के खिलाफ अगर खबर लिखने का और वो कलेजा रखता तो पत्रकार नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से लोग ऐसे पत्रकारिता क्षेत्र में आ गए हैं कि जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, वो केवल एक मिशन को लेकर के आए हैं। उनका मिशन ये है कि उनका कोई अपना एक विरोधी है किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ज़मीनी जायदाद के विवाद में, व्यवसाय के विवाद में, वो उस अपने विरोधी को टारगेट करने के लिए पत्रकारिता में आ गए हैं। तो उन लोगों को पत्रकारिता की दशा दिशा से कोई मतलब ही नहीं। प्रिंट मीडिया में आज भी है, आप किसी के, हम तो प्रिंट मीडिया में शुरू से जुड़े थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। कोई अखबार में अगर खबर का प्रकाशन हुआ है और यहाँ से आप भेजेंगे तो खंडन छपेगा नहीं दूसरे अखबार में। ये तो नियम है कि जिस अखबार ने खबर छापी वही खंडन छापेगा। आज भी इस चीज़ का पालन होता है। भेज दीजिए आप यहाँ से, संपादक जी डांट करके वो खबर रोक देंगे। तो ये जो मानक है, तो जो भी मानक इलेक्ट्रॉनिक में और प्रिंट में पालन किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में मैंने कहा ना कि यदि वो कोई अपने भाई के खिलाफ अगर खबर लिख रहा तो हमारी नज़र में पत्रकार है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई, मेरे भी इस बड़े करियर में देखा कि आपने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी पत्रकारों के हित में, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर कंपेयर किया जाए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल को, तो सर्वाधिक मुकदमे, सर्वाधिक आरोप प्रत्यारोप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पे हुए, प्रिंट पर क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, जो भी समाचार पत्र होते हैं, हम लोग यहाँ जिला प्रतिनिधि बना करके बैठाए गए हैं, हम लोग खबरें भेजते हैं, वहाँ संपादक स्तर पर खबरें चेक होती हैं। यदि कोई आपत्तिजनक लाइन है तो तत्काल हटा दी जाती है। लेकिन डिजिटल में क्या है, सोशल मीडिया में क्या है, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सभी लोगों को एक अपना मार्गदर्शक रखना चाहिए। बिना गुरु कुछ नहीं कि ये खबर भैया चलाने जा रहे हैं, हमसे तमाम लोग सलाह लेते हैं कि भैया खबर चलाने जा रहे हैं, चला दें। अब अगर आप अपने मन से चला रहे हैं तो या तो इतने आप काबिल हो कि आपको हर तरह का ज्ञान हो, आप ऐसी खबरें चलाइए जिसमें कोई आपको कानूनी रूप से, विधिक रूप से फंसा ना सके कहीं। और यदि आप बेसिर पैर की खबरें चला रहे हैं तो स्वाभाविक है होना। और ये चीज़ें, इसके लिए सोशल मीडिया में कहीं कोई छन्ना नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े रहे हैं, आप खबरें भेजते हैं तो वहाँ चेक होती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है, किसी की बाइट आप ले रहे हैं, उसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ है, तुरंत वहाँ से कट करके आगे जोड़ देंगे उसको। अखबार में तुरंत लाइनें अगर आपत्तिजनक है तो हटा दी जाएंगी। लेकिन जब आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज डालते हैं तो कोई चेक करने वाला नहीं वहाँ पे। 20 साल के इस दौर में आपने प्रेस वार्ता बहुत सारी अटेंड की। पहले प्रेस वार्ता होती थी, अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, जो भी शीर्ष स्तर के लोग आते थे तो वो संवाद करते थे पत्रकारों से, सवालों का जवाब देते थे। आज का इधर 5-8 साल का जो दौर बदला, अधिकारी नेता आते हैं, चाय के साथ आपके साथ अपनी बात करते हैं और उसके बाद चल देते हैं। कहाँ तक ठीक है ये? देखिए, दौर बदला है, लेकिन पत्रकार का पहले भी काम था सत्ता से सवाल करना, आज भी काम है सत्ता से सवाल करना। यदि पत्रकार सत्ता से सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? विपक्ष विधानसभा में उठाएगा, लेकिन यहाँ ज़िले में अगर पत्रकार सत्ता से सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? वर्तमान समय में एक ऐसा वर्ग आ गया है जो सवाल सुनना नहीं पसंद करता। लेकिन न पसंद करे, अगर हमें पत्रकार वार्ता में बुलाएंगे, पत्रकार साथी जाएंगे, तो हम सत्ता से सवाल करेंगे। सवाल लेकिन ऐसे होने चाहिए जो सीधे सीधे जनहित से जुड़े हों।
जो लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं, जो जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं आप, वहाँ की जो समस्या है उसको उठाइए और संबंधित जो जिम्मेदार है उसके सामने उठाइए। नहीं जवाब देगा उसका काम है, लेकिन हम सवाल उठाएंगे। अजय जी, पहले जब पत्रकार वार्ता होती थी तो जो मेहमान नवाजी करने वाला अफसर है, नेता है, वो पत्रकार का इंतज़ार करता था। आज की जो पत्रकार वार्ता है उसमें पत्रकार ही मेहमान है और मेहमान नवाजी करने वाला जो अधिकारी नेता है वो बाद में आते हैं। उनका बाद में आने का मतलब कि जब सब कोई सेटल्ड बैठ जाएं तब वो आते हैं और अपना स्पीच दे के चले जाते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है कि पत्रकार को उल्टा उनके दरवाजे में उन्हीं का इंतज़ार करना पड़ता है? देखिए, इसमें तो ये परंपरा गलत है और लोगों पत्रकार साथियों को ऐसे स्थानों पर जाना ही नहीं चाहिए पत्रकार वार्ता में। मेरा तो सीधा सीधा सुझाव है। और थोड़ा विचारधारा पत्रकारों को भी अपनी सही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष होते हैं। हमारा कोई राजनीतिक दल के प्रति ना कोई द्वेष भावना है और ना किसी के प्रति प्रेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है। कुछ पत्रकार साथी राजनीतिक दलों के प्रति भी झुकाव रखते हैं। ठीक है, हमारे किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन वो हमारे कार्यक्षेत्र में, हमारा कार्यक्षेत्र पत्रकारिता है, पत्रकारिता में कहीं परिलक्षित नहीं होने चाहिए कि हमारी किसी भी राजनीतिक दल के नेता से अच्छी पटरी खाती है तो हम उसकी पत्रकार वार्ता के लिए सब कुछ अपना मान सम्मान स्वाभिमान गिरवी रख दें। ये कतई उचित नहीं है और इसमें अपने साथियों को, हमारे पत्रकार साथियों को थोड़ा सुधार करना चाहिए कि चाहे हमारा जितना किसी से लगाव हो, हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। यदि कहीं व्यवस्था उचित नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो वहाँ से वापस आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों या प्रिंट मीडिया के लोग हों, ये भी नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई कोई किसी के पास पैसा नहीं, मान लीजिए, और वो पत्रकार वार्ता नहीं कर सकता है, वो अपना एक प्रेस नोट बना करके जा करके अखबार के कार्यालयों में दे दे, मीडिया वालों के पास चला जाए कि भैया मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मतलब का विषय हो तो 2 मिनट की मेरी बाइट ले लीजिए, चला दीजिए। हमारे यहाँ तो चित्रकूट मुझे लगता है बहुत है पत्रकार चला देंगे, कोई नहीं आपत्ति करेंगे। लेकिन जब आप बुला रहे हैं, आप घोषित कर रहे हैं कि पत्रकार वार्ता है, आमंत्रण दे रहे हैं, तो आमंत्रण में जो व्यक्ति को आप बुला रहे हैं उसको सम्मान देना तो आमंत्रण देने वाले की जिम्मेदारी है ना। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पत्रकार साथियों को कतई नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी, देखा जाता है कि पत्रकार का एक रुतबा होता है, उसकी कलम में ताकत होती है, वो जो लिख देते हैं, जो बोल देते हैं, उसमें अमल होता है, संज्ञान लिया जाता है। आज के दौर में जिस हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, मल्टीमीडिया फ़ोन है, वो व्यक्ति पत्रकार है, वो कहीं से खड़े होकर के वीडियो बनाने लगता है। उनके लिए क्या कहेंगे? चूँकि जो वास्तविक पत्रकार है और जो मोबाइल लेकर के व्हाट्सएप की दुनिया में पत्रकारिता को अपना बढ़ा रहा है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? चूँकि ये बड़ा कठिन विषय है, क्योंकि हर कोई खुद को पत्रकार बताता है। जिस तरीके से हर घर में कभी एजेंट हुआ करते थे, वैसे लगभग हर घर में अब पत्रकार आ गए हैं। देखिए, ये तो जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उन लोगों से एक तो ये है कि जो पत्रकार समूह के साथी, उनसे जो लोग ज़रा भी संदेह है कि पत्रकारिता के नाम पर दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के चलनी चाहिए। और ख़बरों का असर आज भी होता है। अभी आपने चित्रकूट में देखिए, कोषागार मामले की खबर छपी और पूरा यूपी हिल गया जी। चित्रकूट जैसे छोटे ज़िले में पूरा लखनऊ स्तर तक हिल गया और पता नहीं कितने पत्राचार हुए, कितनी जांचें हुई, अभी भी चल रही हैं। सकारात्मक मामलों में भी प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, अभी देखिए चित्रकूट को पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक खबरें इस समय ज़बरदस्त तरीके से जा रही हैं और उसका असर भी पड़ रहा है। आप बाहर जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं, चित्रकूट से आए हैं तो इनसे पूछें कि आपके यहाँ क्या क्या है। तो अच्छी खबरें भी और नकारात्मक खबरें भी और भ्रष्टाचार को उजागर करने सब असर डालती हैं आज भी। लेकिन बस ये है कि वो पत्रकार हो चलाने वाला। यदि पत्रकार नहीं है, वो केवल फेसबुक पेज चलाने वाला है या केवल एक सैंडल पर बना है, वो या किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। तो ऐसे लोगों से पत्रकारों को गैप बनाना चाहिए। को याद होगा कि शुरू में एक शब्द बना था व्हाट्सएपिया पत्रकार, कि मतलब ये केवल व्हाट्सएप वाले हैं, इनके पास कुछ नहीं। लेकिन आज हर संस्थान का डिजिटल है और व्हाट्सएप में बाकायदा कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो,
जिनके जो डिजिटल खबरें हैं, इनको कहा जाता है संस्थानों से कि इनको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग देखें, उसको व्यूअरशिप उसकी बढ़े। तो बदलता दौर है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, पत्रकारिता का एक ग्लैमर है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का ग्लैमर है। जैसे आप इंटरव्यू लोगों के करते हैं, लोगों को आपका चेहरा दिखता है कि जिया उल हक ये पत्रकार हैं, आपकी व्यूअरशिप अच्छी है, तो जो युवा वर्ग है वो कोशिश करेगा कि जिया उल हक की तरह मैं भी दिखाई दूं। तो एक ग्लैमर है, उस ग्लैमर के पीछे किसका कितना संघर्ष छिपा हुआ ये लोगों को नहीं दिखता। ये तो कांटो भरा ताज भी कहेंगे। हाँ। इसको तो हर क्षण आपकी समीक्षा होती है सोशल मीडिया में। तो वो जो ग्लैमर दिखता है, वो ग्लैमर के पीछे का युवा ग्लैमर के पीछे का संघर्ष नहीं दिखता उसको खाली ग्लैमर दिखता है कि ये पत्रकार हैं, ये इंटरव्यू ले रहे हैं, या फलाधिकारी के पास देखिए इन्होंने, ये मुख्यमंत्री के पास अभी योगी जी आए थे, तमाम लोग उसमें जैसे परिक्रमा करते हुए उसमें चलाया गया। तो लोगों को लगता है कि अगर हम इस क्षेत्र में आ जाएं तो हमारा भी एक, अपने यहाँ ठेठ भाषा में फिर शब्द इस्तेमाल करूँगा, भौकाल, तो उस भौकाल से वो आकर्षित होता है। तो कुछ बचा है अब? हाँ। भौकाल, कुछ ग्लैमर बचा है? भौकाल मैंने भी बताया तो कि भाई अगर आप तथ्यों पर खबर है, अभी कोषागार मामले में देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई यहाँ पे है। आज भी तथ्यों पर खबर चलाएंगे तो है, आज भी है, लेकिन यदि केवल हवा ही रहेगा तो आपकी खबरें भी हल्कापन के रूप में आ जाएंगी कि ये इसी तरह लिखते हैं, इसी तरह चलाते हैं, और कार्रवाई कुछ होगी नहीं। तो इसलिए तथ्यों पर युवा पत्रकारों को मेरी सलाह यही है कि तथ्यों पर ही ध्यान देते हुए पत्रकारिता करें। कहाँ तक ठीक है कोई पत्रकार खबर करता है, बड़ी बड़ी ब्रांड कवर करती है, और दूसरा पत्रकार जा करके उसी खबर का खंडन कर देता है? नहीं, ये तो बिल्कुल कतई उचित नहीं। कहाँ तक ठीक है? ये कतई उचित नहीं ना, और ना का वो कतई स्वीकार्य है। और जो करते हैं हम तो उनको पता, यदि कोई पत्रकार किसी दूसरे पत्रकार की खबर का खंडन कर रहा है तो देखिए अखबारों में तो स्पष्ट रोक है, संपादक स्तर से अगर जान जाएँ कि यह खंडन की खबर है तो आपको डांट, भेजने पर ही बहुत डांट पड़ेगी। तो जो लोग भी करते हैं वो गलत करते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पत्रकार साथी की खबर और न तो टीका टिप्पणी करनी चाहिए और न खंडन तो करना ही नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपका जो ये पद है चित्रकूट प्रेस क्लब अध्यक्ष, आप अध्यक्ष बने, एक आंदोलन हुआ, एक चिंगारी उठी, पहले भी अफसरों ने आपसे कहा कि आपको हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आपने मना कर दिया, मेरे सामने की बात है। एक चिंगारी उठी, उसके बाद आपको सबने एक सुर पे अध्यक्ष बना दिया। आज लगातार कई वर्षों से आप अध्यक्ष हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? और आगे चल कर के भी जो तमाम पत्रकारों की समस्याएं हैं चित्रकूट की समेत, आपने तो मंडल से बाहर जाकर भी तमाम पत्रकारों के लिए काला फीता बांध करके आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, बाइक जुलूस निकाला, मशाल जुलूस निकाला, सब कुछ किया। अब जो स्थितियां हैं, तमाम पत्रकारों पर मुकदमे हैं, तो किस हद तक उनका सपोर्ट कर पाएंगे? क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि कोई भी पत्रकार खबर लिख देता है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाता है। प्रेस क्लब अध्यक्ष के बतौर नाते आप अब किस कदम पे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और चूँकि हमारे संगठन का जो उद्भव हुआ था वो एक आंदोलन से ही हुआ था, और वर्तमान समय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात जो दुखद है, कभी भी किसी पत्रकार के लिए आम जनमानस सहयोग करने को तैयार नहीं होता। देखिए, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार थे नरेंद्र मिश्रा, प्रिंट मीडिया के, स्वर्गीय नरेंद्र मिश्रा, बीमारी से ख़त्म हुए, कोई उनके घर पूछने नहीं गया, आज तक कोई जाने वाला नहीं है। अच्छे पत्रकार थे, अच्छे मुद्दों को उठाते थे अपने अखबार के माध्यम से, कोई पूछने वाला नहीं उनको कि उनके बच्चे किस हाल में है। अब भगवान की दया से ठीक है, अपना उनका काम चल रहा है, मान लीजिए उनके परिवार के लोग अच्छे हैं। तमाम पत्रकार बीमार हुए, कोई पूछने वाला हाल नहीं है, लेकिन गाली देने के लिए लोग की मीडिया बिका हुआ, मुकदमे हुए, लड़ाई लड़ते हैं, कई बार मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार चार्जशीट लगती है। तो वहाँ पर पत्रकार फिर अकेला पड़ जाता है। समाज का कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो पत्रकारों के साथ आ कर के शासन प्रशासन पुलिस पर दबाव बनाए, नेताओं पर दबाव बनाए कि गलत हो रहा है किसी पत्रकार के साथ। हाँ, देखा गया कि दर्शक तो उम्मीद रखता है आपसे कि आप ऐसा बोलें, आप ऐसा करें,
करते हैं पत्रकार उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कि चलो जनता के सवाल हम पूछें। जब पूछे जाते हैं तो बाद में मुकदमा जब लिखता है तब कोई सामने नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, लेकिन जो मीडिया क्रांतिकारी जो उसको आप मान रहे हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया? अगर वो जेल चला जाए और कह दें कि भैया जमानत ले लो, तो कोई जमानत लेने वाला उसको नहीं मिलेगा। हम पत्रकार को चाहते हैं कि हर जगह जो है माने वो बलि का बकरा बन जाए, शहीद हो जाए। आपका व्यक्तिगत मामला है, आपका ज़मीन। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 2 लोगों के बीच का ज़मीनी विवाद था। एक पक्ष आया, अखबार के दफ्तर में दे के चला गया विज्ञप्ति। अखबार वाले ने थोड़ा सा खैर वहाँ गलती किया, उसको दूसरा पक्ष भी जान लेना चाहिए। उसने छाप दिया। अब उसने उसको नोटिस भी दिया, बहरहाल कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसमें आपत्तिजनक कोई चीज़ भी नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसने फेसबुक में डाल दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया। उसको कहा कि ये बिकाऊ है। अब उसके दफ्तर में अगर जो विज्ञप्ति दे के जा रहा है, अगर उसकी खबर नहीं छाप रहा है, तो वो कह रहा है कि बिकाऊ है, मेरे विपक्षी से पैसा लेकर के इसने खबर नहीं छापी। छाप रहा है तो 2 लोगों का विवाद है। वो कह रहा है कि जो है ये बिकाऊ है, पैसा लेकर के मेरे विपक्षी से छाप दी। तो आप पत्रकारों से चाहते क्या हैं कि वो शहीद हो जाएं और उनके लिए आप 2 शब्द सांत्वना के भी ना व्यक्त करें। सही बात है। तो आम जनमानस को थोड़ा रवैया बदलना चाहिए कि पत्रकार वर्ग जो है उसे मजबूत करें, तभी वो जनहित की खबरें कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे चित्रकूट प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पेड न्यूज़ इंक्वायरी कमेटी के मेंबर सत्यप्रकाश द्विवेदी जी। आपने आज की बदलती डिजिटल मीडिया की जो दुनिया है उस पर प्रकाश डाला। आपने जो यूथ तैयार हो रहे हैं पत्रकारिता में, उनको भी संदेश दिया कि कैसे पत्रकारिता करें। उन्होंने अपने पत्रकारिता के 20 साल के करियर में जो दुश्वारियां झेली, जो मुश्किलें झेली और जो उससे सफलता मिली, उन सब का जिक्र किया। तो किस हद तक हम सबको, पत्रकारों को और जनता को, चूँकि ये संवाद हम सब के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, ये दर्शकों के लिए भी है कि दर्शक भी किस हद तक हमसे उम्मीद रखते हैं और उनको भी किस हद तक हमारा पत्रकारों का सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इन सब विषयों में चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ज़ियाउल हक, NNC पॉडकास्ट, चित्रकूट।